ओके वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका AKCA में स्वागत करता हूँ। आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन बच्चों के लिए बनाया गया है, तो लास्ट तक इस लेक्चर को जरूर देखना, आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव वाइब तो मिल ही जाएगी। दोस्तों जैसे कि एक लॉकडाउन बीच में आ गया है और बहुत बच्चों का जो नवंबर अटेम्प्ट है, जो आपको लग रहा है कि नवंबर में आएगा, तो दो चांसेस है, एक तो नवंबर में आएगा या फिर दिसंबर में जा सकता है। लेकिन पर्पस यही है कि बहुत बच्चे अननेसेसरी ना इस टाइम पे पैनिक हुए बैठे हैं, पता नहीं कि वो सीए ही कर रहे हैं या दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें भाई कि वही यूनिक है, उनके अलावा कोई और पढ़ने वाला है ही नहीं। और दूसरी बात कि इतना खुद के दिमाग पे प्रेशर ले लिया है ना, पहले तो लॉकडाउन की नेगेटिविटी और दूसरा दिन ब दिन जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस पढ़ाई करके बढ़ना चाहिए उनका हो क्या रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज का मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिससे डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी और आपको ना इस पढ़ाई की तरफ देखने का या इस एग्जाम की तरफ देखने का एक अप्रोच ही चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो डेफिनेटली लास्ट तक देखिए और मुझे रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए या लाइक कीजिए इस वीडियो को और बताइए कि आपको कैसे लगा, क्योंकि हम लोग कंसेप्चुअल वीडियो भी सीए फाउंडेशन पे डालने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो देखो आपके 4 ही सब्जेक्ट है, अब उसमें मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ और मैथ्स से बेटा। अब क्या हो रहा है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले मैथ्स पे ध्यान दे देना। बहुत बच्चे अभी भी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में लगे हुए हैं, लॉ में लगे हुए हैं, मैथ्स क्योंकि एक तो मे बी टीचर उन्हें प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसे है कि मैथ्स को उन्होंने ग्रांटेड पकड़ लिया, मैथ्स लिया तो नींद आती है सर और वो मैथ्स हम बाद में करेंगे ऐसा करके उन्होंने छोड़ दिया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ बहुत सालों से मतलब पिछले 1-1.5 साल से सीए फाउंडेशन पढ़ रहे थे, बीच में ब्रेक लिया, वापस उन्होंने इकोनॉमिक्स और लॉ चालू किया, तो जैसे थे वैसे ही आगे जहां थे। तो तुम अकाउंट्स और इको कितना भी पढ़ो, तुम उस सब्जेक्ट को उस लेवल पे लेके आयो ना बेटा कि तुम लास्ट के 1 महीने में भी अकाउंट, इको, लॉ लेके बैठोगे ना तो कवर हो जाएगा। लेकिन मैथ्स का क्या? और याद रखना कि तुमको 100 मार्क्स का मैथ्स हो गया, अभी वो पहले जैसा नहीं रहा कि 85 मार्क्स का मैथ्स था। अभी मैं जो तुमको कुछ बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। पहले तो मैं मैथ्स के बारे में डिस्कशन करूंगा और फिर मैं ये बताऊंगा कि कैसे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तुम्हारा 11th-12th का कितना % पार्ट सीए फाउंडेशन में आया है, और तुम अगर वो क्लियर करके आओ ना बेटा तो ये तो डेफिनेटली कर लोगे। जिन्हें अकाउंट में ये दिक्कत आ रही है सर यार पूरा सॉल्व करने का एक हमको टाइम कंप्लीट होगा, हमारा टाइम में पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। 12th बोर्ड में तुम ही बच्चे टाइम में पेपर कंप्लीट करके आए हो और कितने चैप्टर है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, सिर्फ कुछ मिनट वेट करो, तब तो मैं आपको मैथ्स के बारे में बताता हूं। सर यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, बहुत जल्द हमारे फैकल्टी वो लेक्चर भी डालेंगे, लेकिन मुझे आपको सिर्फ एक प्लानिंग बना के दे देना कि आप कैसे अप्रोच रखो। बेटा मैथ्स जो आपको यहां पे दिख रहा है स्क्रीन पे अटेंशन, 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 40, 20 एंड व्हाट 40, 20 एंड 40। मतलब एक आपका रहेगा मैथ्स, फिर रहेगा लॉजिकल रीजनिंग एंड फिर रहेगा स्टैटिस्टिक्स। अब ये एलआर जो पार्ट है ना बहुत बच्चों ने बहुत हद तक अच्छे से कर लिया है, लेकिन मैथ्स सर बहुत सारे चैप्टर छोड़ देंगे या स्टैटिस्टिक्स अब तक हाथ ही नहीं लगाया। क्यों सर? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में ही टाइम जा रहा है। अरे राजा, तुझे पता है कि तेरी मैथ्स में बची पड़ी है, तुम्हें यह भी पता है कि मैथ्स में हमसे यार सर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप 8 घंटे फॉर एग्जांपल 8 घंटे आप पढ़ रहे हो ना, 8 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से 6 घंटा आप बाकी के सब्जेक्ट कर रहे हो, 7 घंटे आप बाकी के सब्जेक्ट कर रहे हो, बचा हुआ लास्ट में वो भी 1 घंटा मैथ्स को देते हो, तब तक तुम्हारी एनर्जी बचती नहीं। और दूसरा सवाल, पहले ना तुम 12-18 घंटे पढ़ते थे, वो हो रहा था बिकॉज बेटा जब तुम फेस टू फेस क्लास करते थे ना तब आंखों पे इतना स्ट्रेस नहीं आता था। अब क्या हो रहा है, तुम्हारे 5, 6, 7 घंटे जब तुम वो मोबाइल को लेके बैठे हो ना तो आंखों पे अपने आप ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है और तुमको ना फिर नींद आना या फिर आंखें दुखना, ये जनरल प्रॉब्लम रेज हो रहे हैं बच्चों के साथ। और अगर मैं तुमको बोलूं तुम 8 घंटे मेरे लेक्चर करो, उसके बाद 15 घंटे पढ़ो, बेटा हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मत करना, डेफिनेटली आपको करना है और मेहनत करोगे तो ही सक्सेस मिला, लेकिन वो उस मेहनत किस काम की जिसका आउटपुट ही कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ हम पढ़े जा रहे एडो की तरह। भाई रुक, थोड़ा संभल, खुद को पूछ कि क्या सच में तू सेटिस्फाइड है क्या जो तू कर रहा है डेली रूटीन से, या सिर्फ वो दिन गुजर रहा है, बस आज ये लेक्चर हो गया, आज ये काम कर दिया, आज ये होमवर्क कर दिया, खत्म। खुद ने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। भाई ये तो तू 12वीं से पहले भी कर रहा था, ये तो तू अभी भी कर रहा है, तो तूने सीखा क्या एक्स्ट्रा? कुछ भी नहीं सीखा। सिर्फ क्लास के पेपर दे के बात नहीं बनेगी बेटा, अभी तेरे को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा और सीए की हर एग्जाम कोई भी क्लास वाला तुमको पास करा ही नहीं सकता जब तक तुम सेल्फ स्टडी ना करो। मैं भी बहुत दावे कर रहा हूं, अभी मैं जब रिवीजन लेक्चर डालूंगा इकोनॉमिक्स के, डेफिनेटली तुम कमेंट करना कौन से कंसेप्ट पे डालना है करके। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने पढ़ा इसलिए तुम पास हो गए, मेरा तो एक पॉइंट, एक कंटेंट में आपको दे रहा हूं कि भाई कैसे पढ़ना है, उसके बाद मेहनत किसने की? आपने ही तो की।
तो आपको एज ए इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी से वो चीज़ों को समझना है बेटा। तो इसीलिए याद रखना कि आप लोग ऑलरेडी उस फेज से जा रहे हो जो आदत नहीं थी। 8 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना, उसके बाद पढ़ना, तो जो तुम कर रहे हो उसमें इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ये दोनों चीजें है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। और मैं आ रहा हूं अभी मेरे मुद्दे पे। लॉजिकल रीजनिंग तो तुम कर लोगे, मुझे पता है। व्हाट अबाउट मैथ्स एंड व्हाट अबाउट स्टैट्स? तुम्हारे पास अभी भी 180 दिन है अगर तुम्हारा पेपर नवंबर में होता है तो, राइट? अगर मैं ये लेक्चर मई में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मई 2020, लेकिन ये छोड़ दो, मैं जून से बात चालू करते हैं। मोर देन 180 डेज है तुम्हारे पास। लेकिन अगर दिसंबर में जाता है तो 214 दिन के ऊपर है। तो पॉइंट ये क्या, 210 दिन के ऊपर है तुम्हारे पास। तो पॉइंट इज व्हाट कि तुम्हारे पास टाइम बहुत है, लेकिन तुम जिस हिसाब से पढ़ रहे हो ना वो नहीं जम रहा है। तुम एक तो रात को सोते हो, तुमको एक गिल्ट आता है कि यार सच में आज कुछ नहीं हुआ, बाकी के बच्चे तो कर रहे हैं, या फिर स्कोर कम हो गया, गया भाड़ में सब कुछ। तुम्हें खुद का सेल्फ डेवलपमेंट देखो कि पेपर तुम इंडिविजुअल देने वाले हो, पास तुम अकेले होने वाले हो, राइट? मेरे दोस्त से कंपेयर करके उसको अभी टेस्ट में ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो मैं प्रेशराइज हो रहा हूँ, फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसे बिल्कुल मत करो। जो रिजल्ट दिखाना है ना वो नवंबर में दिखा देंगे। तो अब क्या करना है नवंबर तक बेटा, ये जो जून जुलाई अगस्त है, मैं तो चाहता हूं तब तक तुम्हारा मैथ्स हो जाए। और एक चीज याद रखना, मैथ्स क्या है सर, एमसीक्यूज पेपर। यार ये तो हमको पता था, क्या नई बात बताई? कुछ नया नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपके सामने रख रहा हूं। तुम अकाउंट का पेपर ना कितना कंप्लीट कर लेते हो, बोलो मुझे। सर 100% हो जाता है। अरे बेटा तुम लॉ का पेपर राइटिंग में वो कितना कंप्लीट कर लेते हो? सर 100% हो जाता है। मुद्दा ये नहीं है, तुम इफेक्टिव कितना लिखते हो, 80 मार्क्स का। बाकी बचे हुए 20 मिनट में अपन ऐसे लिखते हैं कि वो सिर्फ अपनी एकदम प्रीमियम हैंडराइटिंग होती है, मतलब अपने हिसाब से, ना तो चेकर को समझते ना अपने को समझते, सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अपन लिखे जाते हैं लास्ट के 10-15 मिनट में, और ऐसे करके वो 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करते हैं। इफेक्टिव कितना लिखा तुमने? 80 मार्क्स का ना। तो मैथ्स में मैं अगर कहता हूं कि 80 मार्क्स का पोर्शन 100% कर लो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? 20 मार्क्स का सर डेरिवेटिव नहीं आता, चलो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इंटीग्रेशन नहीं आता, 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे उस पूरे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, 15 मार्क्स पकड़ लो। चला 20 मार्क अगर तुम्हारा एलआर से लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट्स के कुछ अच्छे चैप्टर पकड़ो, मैथ्स के कुछ सिंपल चैप्टर पकड़ो, रेशियो प्रोपोर्शन वाले एन वगैरह जो भी सिंपल चैप्टर है, उतना भी तुम 100% करते हो, मैथ्स तुम्हारा स्कोरिंग 70, 80, 90 मार्क्स लेके देगा। और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन छोड़ देगा, छोड़ना नहीं, उसका बेसिक जो है ना एकदम सिंपल चीज वो कर ले, बाकी डिफिकल्ट कर भी मत। हाँ मैं ये जो रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ ना, तुम सुन रहे हो यूट्यूब पे, सच बोल रहा हूँ, करो ही मत। लेकिन सिंपल जो एकदम पता है कि लॉजिकल कैलकुलेटर लिया कुछ तो भाई आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हो और उससे तुम्हारा आंसर आ जाता है, ऐसे भी लॉजिक रहते हैं मैथ्स में, यस और नो, तो वो फॉलो करके देखो बेटा। लेकिन मैथ्स अभी से चालू कर दो, 3 से 4 घंटे मैथ्स पढ़ोगे ना तो ही जाके मैथ्स का डर तुम्हारे दिमाग से निकलेगा, नहीं तो जैसे थे वैसे ही होगा। 3 महीने वापस तुम इन 3 ही सब्जेक्ट के पीछे डालोगे, और फिर क्या होगा जब मैथ्स की बारी आएगी तो तुम बोलोगे सर यार अभी मैथ्स पे हम पूरा दिन डालते, फिर क्या हुई, लग गए, बाकी 3 सब्जेक्ट हमने वापस छोड़ दिए, फिर मैथ्स करते बेटे, फिर मैथ्स होने के बाद वापस 3 सब्जेक्ट कर रहे हो तो भूल गए सर, छोड़ दिया था। ऐसे गलती मत करो। मैथ्स ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको डेली प्रैक्टिस लगेगी। अगले 6 महीने अगर आप मैथ्स को प्रॉपर एक टाइम स्लॉट अलॉट करते हो ना बेटा, 3 घंटे का मिनिमम, सो आप ही देखना बाकी सब सब्जेक्ट एक तरफ और मैथ्स तुम्हारा स्कोर आगे खींच के लेके जाएगा। मेरा ये कहना था। आपको और डिटेल चाहिए कमेंट करो या मुझे पर्सनल पे मैसेज करो, मैं बताता हूँ कि मैथ्स कैसे करना है। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ, तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ, तो मैथ्स में ना 80 एमसीक्यू टारगेट करके चलना, दिमाग में लोड नहीं लेने का। हाँ भाई, सो कॉल्ड फाइनल होशियार बच्चे आउट ऑफ लाते होगे, लाने दो। 80 भी अपन कर रहे हैं ना, बहुत भारी है, राइट? तो बाकी का कंपैरिजन हमें करना नहीं है, और भगवान ने अगर चाहा, हमने जो पढ़ा जिस हिसाब से अगर पेपर में आ गया तो 90 मार्क्स भी आ सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे मैं तुमको लेके जाता हूँ, ये अकाउंट का आपके सामने देखो, कितने चैप्टर है सर? 10 चैप्टर। क्या कर रहे हैं हम, दिमाग का दही करके रखा है सर, लिखना है कुछ। अरे बेटा मॉड्यूल 2 के पेपर देख तू, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, 11 में फाइनल अकाउंट नहीं सीखा था, 12वीं में पार्टनरशिप ऑफ फाइनल अकाउंट नहीं सीखा, साला यहाँ पे अगर आ गया तो क्या नया तीर मार दिया। तो जो 12वीं में सीखा था एज अ सीए फाउंडेशन टीचर, मैं क्या नया सिखा रहा हूं तुमको यहाँ पे? वहां पे प्रैक्टिस करा ली, वहां फीस, यहाँ पे करा ली, मैं क्या कर रहा हूं? पॉइंट समझ रहा है? तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है क्या कुछ? तुमने ऑलरेडी वो चीज की है बेटा, उसका डर मत रखो। तुमको सिर्फ क्या करना है, अपने मॉड्यूल में से ही सारे सम रिपीटेडली करते रहने हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, पिछले 2-3 अटेम्प्ट के सारे पेपर निकालो और मॉड्यूल तुम्हारे सामने रखो, एक भी क्वेश्चन मॉड्यूल के बाहर नहीं गया है या रिविजन टेस्ट पेपर के बाहर से नहीं आया हुआ है। सो किस बात का डर है? हजारों रेफरेंस बुक कर रहे हो, ना तो रेफरेंस बुक हो पा रही है ना तो मॉड्यूल हो पा रहा है। साला मॉड्यूल करके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है और रेफरेंस बुक गला देता है। सो अब क्या कर रहे हो, खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो।
ना यहाँ के ना वहाँ के, बच जाएंगे। फिर बोलोगे अरे सीए तो बहुत डिफिकल्ट है, फाउंडेशन एग्जाम, हम फाउंडेशन एग्जाम क्लियर ही नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। आप लोगों ने आपकी होशियारी को समझो, मॉड्यूल पे स्टिक रहो, वहाँ पे 15 सम है ना, तो 15 के 15 सम के इन डिटेल कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, राइट। तो अगर आप लिमिटेड रखोगे, उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे, तो हो सकता है आपका स्कोर ड्रास्टिकली चेंज हो जाए। और बहुत बच्चों ने 12वीं में ये चीज़ नहीं की थी क्या? आपने हजारों बुक रेफर किए होंगे, लेकिन लास्ट में किधर आना पड़ा? गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पे ना, क्योंकि वहां पे और 12वीं में भी देखो सारे सम कहां से आए थे? गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से। सेम सीए का भी वैसे ही है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है आप उसको फॉलो करो तो ही पास हो सकते हो। दूसरा पार्टनरशिप अकाउंट, 12th में पार्टनरशिप था। हाँ, कुछ बच्चों ने अगर ऑप्शन में छोड़ा हो तो वो बात अलग है, लेकिन 12th में था, तो अगर वहां पे आपने 12वीं में सम किया तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? वहां पे राइटिंग था, यहाँ पे राइटिंग में है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, क्या 12वीं में सम नहीं किया था? आउट ऑफ भले ना मिलो, लेकिन सॉल्व तो किया था ना, कुछ तो पोस्टिंग की थी ना, यहाँ पे भी करते आएगी। क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। कंपनी अकाउंट 12th में था, यहाँ पे भी है, तो दूसरा मॉड्यूल तो 12वीं का ही तुम्हारा यहाँ पे लेके आए हम लोग। सर दिक्कत क्या आ रही है? सर ये तो लिखना है ना। भाई क्या अलग लिखा तूने? और याद रखो, ऐसे नहीं कि टैली होने के बाद ही आउट ऑफ मिलेंगे या फिर नहीं हुआ तो जीरो देंगे, ऐसा नहीं। हर पोस्टिंग का मार्क्स है। तो ये दिमाग से ये डर निकाल दो कि सर हमने एनपीओ अगर टैली नहीं हुआ, 2-4 पोस्टिंग गलत करी तो हमको 0 मार्क्स मिलेगा क्या? डेफिनेटली ऐसा नहीं है। आज भी आईसीआई के जो चेकर है उनके अपने साइट पे जाके देखो, वेबसाइट पे, वहां पे आपको दिखेगा कि स्टेप वाइज मार्क्स दिए जाते हैं। सो अननेसेसरी यहाँ पे प्रेशर दो मत, राइट। क्वालिटी टाइम, क्वालिटी से पढ़ाई होना चाहिए। बाकी की चीज़ों को लेके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन मत रखो। मॉड्यूल 1 पे आता हूं मैं, अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। ये बेसिक जिसमें कुछ दिया हुआ है ना, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल वगैरह, ये बेटा अपन ने 11 में किया था और बहुत अच्छे से किया था। तो ये सेकंड चैप्टर तो ऐसे उड़ गया आपका। बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कुछ बच्चों को हो सकता है जिन्होंने 11 में अच्छे से ना किया हो, दिक्कत है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ऑलरेडी 11th में किया था, वही फाउंडेशन में जो सम 11th में सॉल्व किए थे उसी लेवल किया, थोड़ा एडवांस लेवल फाउंडेशन में। क्यों डर रहे हो? कितने 5 चैप्टर आपको गिना दिए ना मैंने, 4 सेकंड मॉड्यूल के, 5वां ये बीआरएस, एकदम एज इट इज वर्ड, नाम भी मैच है उसका। तो 5 चैप्टर हुए थे। अब देखो इन्वेंट्रीज, अभी इन्वेंट्रीज छोड़ दो, डिप्रिसिएशन। सर यहाँ पे पहले 8 मेथड हुआ करते थे, वो तो भी कम कर दिया अभी न्यू अमेंडमेंट जो अभी नया चेंज आया उसके हिसाब से, तो डिप्रिसिएशन भी हो ही गया आपका। फिर बचता क्या? इन्वेंट्रीज एंड अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। तो 2 चैप्टर के लिए क्या हुआ कर रहे हो इतना? देखो बहुत मैं रूड बोल रहा हूं आपके साथ आज, लेकिन दोस्तों आपकी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। आपने इतनी मेहनत कर ली है ना, तो अब आप लोग अननेसेसरी कोई थर्ड बुक में से सम लेके अचानक अपने क्यों खुद प्रेशर क्रिएट कर रहे हो? मॉड्यूल करो ना, 10 बार करो ना, वो अगर हो गया तो फिर जाओ रेफरेंस पे, उसके कंसेप्ट देख लो, वहां से ऐसे भी आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी चलो करना ही है तो वैसे करेंगे। सो अकाउंट की बात समझी क्या आपको? आपके 10 चैप्टर में से मैं कहता हूं 6 से 7 चैप्टर 11th 12th के ही है। सो ना तो अपने आप को एडे में निकालो, ना किसी और को निकालने दो। तो जितना आपका हुआ है बहुत अच्छे से हुआ है, और अगर आपने 12वीं में लिखा था तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। सिर्फ कॉन्फिडेंस रखो कि हम कर सकते हैं, और मॉड्यूल के सारे चैप्टर आपने करने चाहिए। अकाउंट मैंने खत्म किया यहाँ पे। और भी कुछ पूछना रहेगा बिंदास आप मुझे पूछ सकते हो मेरे नंबर पे, मैं लास्ट में आपको देने वाला हूँ। अब मैं आता हूँ इकोनॉमिक्स पे अटेंशन बेटा। सर इकोनॉमिक्स जाता हूँ ना, 60 मार्क का जो है ना उस पर बात करता हूँ। नेचर ऑफ व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें तो एकदम सिंपल सी बात, जो 12वीं का ऑलरेडी आपका लॉजिक आ गया था। डिमांड एंड सप्लाई, चैप्टर 3A से लेके चैप्टर 3B 12वीं की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 4, ये 3 चैप्टर थे डिमांड और सप्लाई। एज इट इज यहाँ पे कंसेप्ट आइए, मैं सारे रिवीजन लेक्चर अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो आपके अगर पर्टिकुलर इसमें कुछ कंसेप्ट पे डाउट होगा वो बताना, वो पहले करूंगा और बाद में बाकी की बातें मैं अपलोड करूंगा। सेकंड चैप्टर तो 12वीं का ही है, एज इट इज डिमांड एंड सप्लाई। हाँ सर उसमें ग्राफ से वो नहीं समझते, सब समझेगा, मेरे एक बार लेक्चर अपलोड होने दो आप। थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये नया है। हाँ ये नया भी है और इजी भी है, ये पूरा का पूरा चैप्टर में अपलोड करने वाला हूं। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट, इसका बेसिक तो आपको था ही, परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, समझ रहा है, मोनोपोली वगैरह वगैरह। इसमें प्राइस कैसे अफेक्ट करती है, इसमें बहुत सारे ग्राफ्स दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो देखना कि एमसीक्यूज बेसिस पे, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्या चीजें हैं। आपने बहुत पढ़ लिया, अब आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं ना मुझे समझाने की, एग्जाम एंगल से क्या जरूरी है उतना मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और फिर क्या है बिजनेस साइकिल, मतलब बोलते हैं ना कि अभी आप वर्ड सुन रहे हो कि अचानक से रिसेशन आना, मार्केट बूम होना, राइट, फिर एक डाउनफॉल आना, उसके बाद ये बहुत सारे टर्म इसमें दिया हुआ है कि कैसे मार्केट पिक पे होता है, फिर कैसे मार्केट उसके बॉटम लेवल पे आता है वगैरह वगैरह। तो जो फेजेस दी है, इतना करके 5 चैप्टर में अगर 60 मार्क्स चाहिए और एमसीक्यूज लर्निंग 0, अंडरस्टैंडिंग 100% हो, तुम्हारा इकोनॉमिक्स का टेंशन खत्म हो जाता है।
4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक आंसर तो रहने वाला है, और अगर हमने सिर्फ प्रॉपर हर चीज समझी तो वहां से वो कौन सा ऑप्शन है वो तो समझ ही जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट। तो इकोनॉमिक्स का उतना जो टाइम अभी आप वेस्ट कर रहे हो ना, उसके पीछे मैं यही कहूंगा वेस्ट, लास्ट 3 महीने में भी उठाया ना अगर, एकदम भारी कर सकते हैं आप। मैथ्स लेके देखो लास्ट 3 महीने में, खुद तो बजेंगी, ये सब्जेक्ट ही बजा के निकल जाएगा। तो इसीलिए अब ध्यान दो, ये तो मैं आपके करा के दूंगा, वो टेंशन मत लो। पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट इकोनॉमिक्स में मुझे बोलो, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। बचा क्या बीसी के सर हो, बीसी के तो क्या है, आधे जनता के तो बाउंसर ही जाता है, सिर्फ वर्डिंग है सर, लिखा है कुछ तो थियरी लिखा है, ओसी जैसे, ओसी तो भी अच्छा था सर। बेटा इसका तुमको ना क्रोनोलॉजी नहीं समझी इस चीज की। आपको इकोनॉमिक्स बताने का मतलब, इंडिया में अगर बिजनेस करना है ना तो चैप्टर वाइज थोड़ा देखना कि उन्होंने बीसी के होता क्या है ये बताया। बिजनेस इन्वायरमेंट, ये तो उसी का चैप्टर ऐसे लगता है मेरे को, जिसमें आपको ये बताया था कि वो सोल ट्रेडिंग क्या होता है, एचयूएफ क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पहले बिजनेस की इंडिया में क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो आपको समझाया। सेकेंड या थर्ड चैप्टर की बात करो, फिर कौन से लेवल के इंडियन कंपनी क्या है, और फिर जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है जो फॉरेन, या फिर मैं फॉरेन कंपनी भी बोलूँ, राइट, इंडियन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर मैं अगर कहूँ फॉरेन कंपनी, वो क्या होते हैं, उसमें उसका एमडी क्या, ये क्या, इसमें अभी कितना भी दिमाग डाला, क्या कंसेप्ट सीख रहे हो कह रहे तुम? साला 2 महीने पहले भी वो चीज की थी, भूल गए, आज भी वो चीज करोगे 2 महीने बाद वापस भूल जाओगे। तो ये ऐसा कुछ चीज है ना, जब मैं स्पेसिफिकली हाउ टू स्टडी बीसी के एक लेक्चर बनाने वाला हूं, डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आएगा तुम्हें, उसमें बताऊंगा कि वो क्या टेक्निक है जिससे बीसी के याद रखो आप। क्योंकि साला अभी कितना भी किया, कितने पेपर दिए ना, 6 महीने बाद याद नहीं आने वाला। तो अभी क्या कर रहे हैं, बस सर हमको लग रहा हम पढ़ रहे, हम पढ़ेंगे, पढ़ते बैठ राजा, आउटपुट कुछ नहीं आने वाला। तो मैं बताऊंगा प्रॉपर नोट्स, एमसीक्यूज, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्या तरीका रहता है, मेरे एक लेक्चर के बाद तुझे समझ जाएगा मुझे क्या बता। और एक चीज तो सुनो तुम, इन महान लोगों ने क्या कहा हुआ है, बीसी के बहुत भारी पढ़ भी लेना तो ध्यान दो, स्क्रीन पे देखो, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 1 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एंड 1 बिजनेस मैगजीन ऑन अ व्हाट रेगुलर बेसिस। अच्छा, तो तुम जितना कर रहे हो जरूर उतना तो काफी नहीं है बेटा, और भी क्या करना है तुमको, एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना है या मैगजीन पढ़ना है बिजनेस का। दे मे ऑल्सो वॉच अ बिजनेस चैनल टू रिमेन अपडेटेड अबाउट द डेवलपमेंट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन वर्ल्ड। अच्छा, तो CNN नेटवर्क देखते बैठो, बिजनेस का जो चैनल है, जी बिजनेस देखते बैठो, बस उतना ही बचा हुआ है अभी। साला ऑनलाइन लेक्चर कम है सर, जो भी टीवी भी देखे, मुद्दा समझ रहे हो, वो लोग तुम्हारी बजा देंगे। और इतना मेहनत अगर तुम देखो भाई, 2 तरीके होते हैं, एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्डवर्क होता है। लेकिन हार्डवर्क जरूरी है, आई अग्री, मैं उससे डिनाई नहीं करता, लेकिन अगर वो हार्डवर्क बिना स्मार्ट वर्क के रहेगा ना, बच जाएंगे। और ऐसे बहुत बच्चे, 100% रिजल्ट तो नहीं आने वाला है, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तो कहाँ पे गलती होती है, बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। ऐसे हमको नहीं करना, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, वेट करो, बहुत ही जल्द लेक्चर आ रहा है मेरा बीसीए का भी, आपको बताता हूँ। और सारे कंसेप्ट नहीं क्लियर करके दी तो मैं जान दो, ये बोलता नहीं, वो आप देखना तो रिजल्ट ही बताएगा, राइट। ये पहली बात हो गई। 2 सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात की, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट कहाँ थे सर, ये हमको 12th में थे क्या? हाँ सर 12th में भी थे, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं, राइट, ध्यान देना। तो अकाउंट का मैंने आपको जैसे कि समझाया, क्या समझाया मैंने आपको कि कम से कम करीब करीब कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर ऐसे है जो एज इट इज 11वीं 12वीं के थे, और आपने वहां पे बोर्ड एग्जाम दे के आए हो, वहां पे लिखा तो यहाँ पे भी लिख पाओगे। इकोनॉमिक्स सर, इको का मैंने बताया, कोई भी डाउट हो कमेंट करो या तो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करो, उसका मैं कंसेप्ट लेक्चर बनाता हूँ, और बीसी के मैं आपको करा के दूंगा अगर आपको चाहिए तो। आता हूँ लॉ पे सर, इंग्लिश और लॉ, ये 60 मार्क का है ना बेसिक अपना, ये 5 जो एक्ट है उसमें। सर राइटिंग, अगेन बच्चा रोता है राइटिंग, बेटा तूने ओसी लिखा 12वीं में, हाँ सर आई नो कि प्रोफेशनल एग्जाम है, 12वीं में तो हमने फेंका था, लेकिन तुम्हें क्या करना है, वापस आरटीपीस जो होगी ना, आरटीपीस और पिछले पहले 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर उठाओ, पहले तो ये एनालिसिस करो कि साले क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहे वो लोग। वो अगर समझा, फिर तुमको एक ब्रेन, एक बोलते ना, एक रोड मैप मिलेगा कि अब हमें कैसे पढ़ना है। टीचर टारगेट अगर हम पढ़े जा रहे, बेटा ऐसे नहीं चलेगा। तू पहले देख कि 5 लॉ में से तेरे को कौन सा लॉ परफेक्ट आ रहा है या कौन सा नहीं आ रहा है। इंग्लिश में लेटर पे कितने सवाल पूछे जा रहे हैं वो मैं अच्छे से करूँ या कुछ और उस पे ध्यान दूँ। और वापस जैसे करो, ये थियरी सब्जेक्ट तुमको कंटिन्यूस टच में रखने पड़ेंगे, तो ही 6 महीने बाद याद आएंगे। अब मैंने कितना भी कर लिया ना, कितना भी कर लिया, राइट, एट द एंड ऑफ द डे हम क्या होते हैं, भूल जाएगा अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो। और आप बच्चे दिन में सिर्फ चैप्टर पढ़ते हो, लर्न नहीं करते। क्यों? क्योंकि कल पेपर देना है हमको। बेटा 2 ही पेज पढ़, कितने 2, लेकिन ऐसे पढ़ना कि वो लॉन्ग टर्म तेरे को 10 दिन 15 दिन 20 दिन 2 महीने बाद भी पूछा तो भी याद आना चाहिए। हमारा रीडिंग क्या होता है पता है, हम कैसे करते हैं आपको दिखाता मैं। तो आज अभी बात निकली है तो अभी कर ही लेते क्या है। अभी एक ये पेज है,
मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्टिव से चालू करता हूँ पढ़ना और फिर पढ़ते रहता हूँ 6 पॉइंट पे आता हूँ, खत्म हो जाता है, नोट तक आता हूँ, पढ़ लेता हूँ, मेरे को लगा हाँ भाई एक पेज पढ़ लिया। ऐसे नहीं, तुमने उस पेज में क्या पढ़ा, एग्जाम में क्या उस पर क्वेश्चन आया था क्या, ये कैसे समझेगा? तो आरटीपीज और प्रीवियस पेपर देखने, अगर आया था तो इंस्टीट्यूट या कंसेप्ट तुमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम्हें आना चाहिए, तो 4 बार पढ़ो। स्कूल में हम पहले 1 बार पढ़ते थे, चैप्टर वाइज टेस्ट देते थे, यूनिट टेस्ट देते थे, प्रीलिम्स देते थे, बहुत सारी टेस्ट होते थे वहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही बार पढ़े जा रहे हैं हम लोग। तो बेटा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, 1 पेज या 2 पेज या 3 पेज, लेकिन वो 3 पेज में 3 महीने बाद पूछा तो भी आना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करो रादर देन किसी ने दिए हुए अननेसेसरी, या बोलते हैं ना कि मतलब जो नॉन रीजनेबल है या अनरीजनेबल टारगेट पे हमें ध्यान देना नहीं है। राइट, मैं इतना ही कहूँगा, बाकी मैथ्स का मैंने ऑलरेडी आपके साथ कर दिया। और एक ही चीज़ कहूँगा, ये तो मोटिवेशनल वीडियो नहीं था, मुझे सिर्फ कुछ बातें करनी थी आपसे, यही मैंने की है। एक मोटिवेशनल वीडियो भी डालता हूँ जिसमें आपको अभी वो आग लगना बहुत ज़रूरी है ना, पढ़ाई तो हो नहीं रही है, बहुत टाइम पास चल रहा है, हो रही है फिर भी हमको नहीं लग रहा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या दिन जा रहे हैं सर, बताता हूँ। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने ज़्यादा ये वीडियो शेयर होगा, जितने व्यूज़ आएंगे, जितने लाइक्स आएंगे, डेफिनेटली उतना ज़्यादा अब फाउंडेशन की पढ़ाई मेरे हाथ में मैं तुम्हारी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, कहीं पे भी आपको हेल्प लगे बड़ा भाई समझ के डेफिनेटली मैसेज करो। मेरा नंबर आपको दे देता हूँ, स्क्रीन पे आप वो लिख सकते हो, जो लास्ट तक आया उसे ही ये नंबर मिलेगा, इसलिए मैंने पहले नहीं दिया करके पे अटेंशन। नंबर नोट डाउन कर लेना, 8329069518। मुझे इस पे व्हाट्सअप कर दो ताकि मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ और उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे वीडियो भी बना पाऊँ। ठीक है, तो रुकते हैं, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।